जो टॉपिक है वो आज क्वालिटी कॉस्टिंग है, जिसके अंदर हम क्वालिटी कॉस्टिंग होती क्या उसको डिफाइन करते हुए चलेंगे। जो पहला है कि क्वालिटी कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, तो ये एक तरह की जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी तरह की कॉस्ट हम बियर करते हैं उसको इसके अंदर शामिल किया जाएगा। जो टॉप मैनेजमेंट है वो एंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बने जो स्टैंडर्ड से नीचे हो। इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे कॉस्ट है उसको इंक्लूड करते हैं कि जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखा जाए। तो इसमें क्या है कि जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या है जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड से डाउन ना जाए। इसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। और जो कॉस्ट आती है उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो क्वालिटी कॉस्टिंग में डाला जाएगा। टाइप ऑफ क्वालिटी कॉस्टिंग, तो ये क्या है, 3 तरह की है। कॉस्ट ऑफ कंफर्मेशन, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेशन, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो हमारी कॉस्ट ऑफ कंफर्मेशन है उसको कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी भी कहा गया है कि गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए की जाए। तो जैसे हमारा पहला है प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट मतलब कि जो आपकी क्वालिटी है उसको फेल होने से बचाने के लिए जो कॉस्ट है वो बियर की जाएगी, वो क्या है, प्रिवेंशन कॉस्ट है। मतलब कि आप उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको आप मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट बियर करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। जैसे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिपोर्टिंग करते हैं या क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं, डिज़ाइन है, इम्प्रूवमेंट है, जो ये कॉस्ट आप बियर करते हैं वो किसके अंदर आती है, हमारी प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर। और वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कंफर्मेशन में। सेकंड पार्ट है इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी प्रिवेंशन है वो बेटर है कि हम बाद में क्योर करें। जैसे बीमार होने से बेटर है कि हम पहले अपना बचाव करके चलें। तो इसमें जो फोकस है वो किस पर किया जाता है, डिफेक्ट प्रिवेंशन के अंदर। और इसके बाद है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या है कि हम यहाँ ये डिडक्ट करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या ख़राब हुई है या नहीं हुई है। इसमें फोकस हमारा इस पर रहता है कि हम डिडक्ट करना चाहते हैं कि क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा काम हुआ है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते हुए अपने फर्म्स का चलते हैं। कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेशन में जो पहला पार्ट है वो है कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है अभी तक कस्टमर के पास नहीं पहुंचा, यानी कि हमारा जो डिफेक्ट है हम उसको पहले ही पता लगा चुके हैं और वो अभी तक कस्टमर के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। पहुंचने से पहले ही हमें पता लग गया कि उसके अंदर ये क्या है, कमियां हैं। तो उस कमी को दूर करने के लिए जो कॉस्ट बियर की जाएगी वो क्या कहलाएगी, इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहलाएगी। वो अलग अलग तरह की है। जैसे प्रोसेस रिजेक्शन है, कॉस्ट रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, या कोई अलग रिपेयर वगैरह का खर्चा है, इस तरह का। इसमें फोकस हमारा ये रहता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है उसको कैसे हम सॉल्व करें। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल, जो हमारा फेलियर है उसके अंदर हमारा क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड था वो हमने डिडक्ट तो किया, लेकिन कब, आफ्टर रीचिंग टू द कस्टमर, की जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुंच चुका है। उसके बाद कस्टमर ने हमें बताया कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये कमियां हैं, तो कमियां आई हैं तो उसको हमें कंपनसेट करना होगा। तो जो कस्टमर के लिए हम बियर करेंगे वो क्या है, अलग अलग, कि हम विजिट करने का जो खर्चा हुआ, जो हमारे ये गारंटी वारंटी कार्ड्स होते हैं उनके जो हमारे खर्चे हैं, ये सभी हमें किस में डाले जाएंगे, वो हमारे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर। इसमें जो हमारा फोकस होता है वो इसी पर होता है कि हम प्रॉब्लम को सोल्व करें।
कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर क्या है, जो हमारे कस्टमर हैं, हमने ये पता है अपॉर्चुनिटी क्या है कि जब हमें फ्यूचर में किसी चीज़ से बेनिफिट होने वाला है लेकिन वो टल जाए तो उसको कॉस्ट ऑफ लॉस में डाला गया है। इसमें क्या है कि जो हमारे एक्चुअल में आज एग्जिस्टिंग जो कस्टमर हैं वो और जो होने वाले हैं उन्हें पता चलता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो क्या कर देंगे, उस प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है, हमारी जो बिज़नेस ग्रोथ है वो सफ़र करेगी। इसी वजह से जो कॉस्ट आएगी वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है, जो हमारे फ्रेश ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू। और इसमें फोकस क्या रहता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। जितनी भी कॉस्ट हैं उसका जो डायग्राम है वो इस तरह का बनेगा हमारा। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ क्या है, ऑप्टिमम कॉस्ट है। अगर इन जो हमारे इनफाइनाइट जो मतलब गुड्स हैं इसमें ये देखा जाता है जो प्रिवेंशन कॉस्ट अगर हमारी बढ़ती है तो क्या है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी हमारा बढ़ना शुरू कर देगी। इसके विपरीत अगर जो फेलियर कॉस्ट है वो कम होती है तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरह का जो टोटल डायग्राम बताया है वो बनेगा। अब है कि जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि क्वालिटी अच्छे से मैनेज करें। तो पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमें पता है कि जो कस्टमर है वो क्या है, किंग है, कि वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर वो हम उसको वैल्यू क्वालिटी वाले प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो क्या है, हमारा जो बिज़नेस है वो ठप हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह है सप्लायर सेटिस्फैक्शन जरूरी। अगर सप्लायर हमें टाइम पे सप्लाई नहीं देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो जाएगी क्योंकि वो हमें टाइम पर हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी फर्म को ग्रोथ करने के लिए और साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें यही है कि आप उनकी टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करें। अगर आप टाइम में पेमेंट करेंगे तो वो आपके तरफ क्या है, ज़्यादा इनोसेंट होंगे। और कंटिन्यूअस सेटिस्फैक्शन में क्या है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग उसमें जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या करते रहें, इम्प्रूवमेंट करते रहें। इम्प्रूवमेंट मतलब उसका फीचर चेंज कर दें, कोई अदर हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स है उसमें चेंज कर दें, मतलब कुछ ना कुछ चेंज करते चलें, क्योंकि जो हमारी मार्केट है उसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा अराइज होना शुरू हो जाता है, जिसको हमें बीट करने के लिए क्या है, कंटिन्यूसली क्या करना है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते चलना है। हमने पढ़ा कि क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके अंदर की क्वालिटी को कैसे हम मैनेज करके चलेंगे ये सब करेंगे, लेकिन उस क्वालिटी को मैनेज करने के लिए हमें अलग अलग तरह के टूल्स की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या है, हमारे पास कुछ हथियार तो होने ही चाहिए। उसी तरह इसमें क्या है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एक हथियार के रूप में आता है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हुए पता लगाएंगे कि जो आपकी क्वालिटी है क्या एक्चुअल में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें अलग अलग तरह का आपका वो प्रोग्राम्स दे रखे हैं, टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जो पहला हमारा टूल है वो है पैरेटो प्रिंसिपल चार्ट, जिसके अंदर क्या है, हमारे जो बार चार्ट्स और लाइन चार्ट है उनका कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। जो बार चार्ट्स हैं वो क्या है, एक्चुअल डाटा है जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया जाता है, और जो हमारे लाइन चार्ट है वो कैमुलेटिव डाटा है। कैमुलेटिव डाटा मतलब टोटल किया हुआ आपका डाटा है। जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो CF यानी कि कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसी तरह का है, जिसमें आप क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं। जो ये हमारा टूल है वो बेस्ड होता है 80-20 के रूल पर, मतलब कि जो आपकी 80% प्रॉब्लम होती हैं उसका आप क्या है, सिर्फ उसके 20% कोजेज़ ही बता सकते हैं। मतलब
80% जो आपके प्रॉब्लम्स आती हैं उनका जो कारण होता है बस 20% का ही कारण होता है, बाकी ऐसे ही आपकी हो जाती है। जो हमारा ये टूल है वो प्रोवाइड किया है इटालियन इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेडो पैट्रियोट्स ने, और जो इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या करता है, जो इश्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम्स को देख के वो चलता है। इस तरह का आपका चार्ट होगा इसके अंदर, जिसके अंदर जो बार्स हैं वो दिखाई गई हैं इस फॉर्म में, और ये लाइन चार्ट जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी उसको शो करता है। अब है सेकंड स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या है, हमारा एक तरह का ग्राफिकल टूल है जो ग्राफ्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। इसमें दो तरह के वेरिएबल होते हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस में दिखाया जाता है और जो डिपेंडेंट है उसको वाई एक्सिस में दिखाया जाता है। और इसको क्या है, प्लॉट स्कैटर है तो किस में डॉट फॉर्म में प्लॉट करेंगे और इसके साथ साथ ये हमारा क्या बताता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इसमें जो फोकस होता है वो फोकस किस पर होता है, हमारा फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर, कि हम ये बताना चाहते हैं कि आज जो हमारे पास करंट रिलेशनशिप है वेरिएबल्स का वो फ्यूचर में उसका ट्रेंड क्या है। फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड, फ्यूचर ट्रेंड को बताता है आज के करंट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, जो एक्सिस है उस पर हमारा दिखाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाया जाता है, और जो ये डॉटेड फॉर्म में डाटा दिया हुआ है वो क्या है, हमारा एक्चुअल में जो वेरिएबल है उसको प्लॉट कर रखा है एक्चुअल डाटा। अब है हमारा कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट भी क्या है, एक तरह से हमारा डाटा बताता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एरिया डिफाइन करते हैं, इसमें लिमिट डिसाइड कर दी जाती है जो डाटा है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे वेरिएशन आए हैं, चेंजेस आए हैं, वो किस कारण आए हैं, और जो हमारे चेंजेस आए हैं उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो डाटा होता है वो एक तो होता है हमारा क्वांटिटी फॉर्म में और एक है क्वालिटेटिव फॉर्म में। क्वालिटेटिव यानी कि जो चार्ट्स हैं वो वेरिएबल्स में होते हैं, यानी कि मीन में और रेंज में आपको बताया जाएगा, और जो दूसरा है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको पी चार्ट और सी चार्ट के थ्रू बताया जाएगा। इस तरह का चार्ट होता है जिसके अंदर अगर हम मीन यानी कि अगर हम यहाँ लाई करते हैं तो हमें किसी तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्वालिटी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ हमें सिर्फ वार्निंग दी जाती है कि आप यहाँ के आने के बाद इम्प्रूवमेंट शुरू कर दें, नहीं तो आपका जो कार्य है वो क्या एक्शन जोन में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। जब आप एक्शन जोन में पहुंच जाते हो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, या तो आपको प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है या फिर आपका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मार्केट से बाहर हो जाएगा। उसके बाद है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर क्या है, एक तरह का प्रेजेंटेशन किया जाता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है डाटा की वो शो करने के लिए। इसके अंदर क्या है, जितनी भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसकी एक्चुअल प्रोसेस बताई जाएगी। इसमें स्टैंडर्ड्स हैं उनको 5 सिंबल दिए गए हैं। इसको क्या है, एक चिड़िया की आंख की भांति डिफाइन किया गया है। इसमें क्या करते हैं, जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, मतलब जो हमारा आइडिया है उसके बाद हम क्या उसका सॉल्यूशन निकालें वो इसमें देखा जाएगा। इसमें क्या है, हमारे जो वर्क है उसको टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैक किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कहाँ क्या हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो नए वर्क्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए। हमारे वैल्यू एडिट और नॉन वैल्यू एडिट दोनों तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरह का होगा जिसमें आप क्या है, सबसे पहले यहाँ आपका काम शुरू होगा, उसके बाद ऑपरेशनल है जो शुरू हुआ है वो आप देखेंगे कि क्या हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसका डिसीज़न क्या है। फिर अगर
डिसीज़न ले लिया, अगर वो डिसीज़न सही है तो वो क्या है, वेट करेगा, उसके बाद एंडिंग पॉइंट तक हमारा काम चलता रहेगा। यानी कि एक तरह की प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। फिफ्थ टूल है हमारा कॉज एंड इफेक्ट, जिसको फिशरबोन या इशिकावा डायग्राम्स के कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाएगा। ये एक तरह का क्या है, एक इफेक्ट पेड़ के रूप में है, जिसमें हॉरिजॉन्टल हमारा शो करा जाता है कि इफेक्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल दिखाया जाएगा और इस तरह से इसके डायग्राम्स बनते हैं। फिर उसके बाद सब कॉजेज बताए जाएंगे और जो ये है बेसिस 5m+1e पर बेस्ड होता है, यानी कि 5m यानी कि मैन, मैथड, मशीन, मटेरियल और मनी, और +1e का मतलब एनवायरनमेंट। तो ये जितने भी हमारे मेन कॉजेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। इसमें सब कॉजेज में आगे डिफाइन किया जाता है मेन कॉजेज को कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसमें जो प्रोफेसर है करारू इशिकावा, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है इशिकावा। इस तरह का डायग्राम है जिसमें पहले आपके इफेक्ट्स आते हैं, इफेक्ट्स के बाद आपका मेन कॉजेज जो 5m+1e है, उसके बाद उसको सब कॉजेज में डिफाइन किया जाता है। चेकलिस्ट एक तरह की लिस्ट है जो कंपनी बनाती है कि उसके क्या क्या स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उसकी लिस्ट बनाएगी। लिस्ट बनाने के बाद जितनी भी ऑपरेशनल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेगी, उसके लिए गाइडलाइन तैयार करेगी। साथ ही इसका जो मोटिव है वो डाटा कलेक्शन करना ही नहीं है, इम्प्रूव करना है। तो इसमें क्या है, जितने भी हमारे एक्शन होंगे उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा कि क्या हमें एक्चुअल में करना है इन फ्यूचर। हिस्टोग्राम और बार डायग्राम। हिस्टोग्राम बिल्कुल हमारा बार ग्राफ जैसा बनता है। इसमें क्या है, वर्टिकली रेक्टेंगुलर बार्स होती है जो फ्रीक्वेंसी को डाटा शो करते हैं। इसमें हम ये बताते हैं जो डाटा है वो सबसे पहले जो इसमें डाटा है वो लार्ज अमाउंट का होता है, वो शो किया जाता है। इसमें हम वेरिएशन का जो फैलाव है वो बताते हैं। ये बताते हैं कि जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कहाँ उसका ज़्यादा झुकाव है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, स्क्यूनेस चेक करने के लिए बताते हैं। इस तरह का डायग्राम होगा जिसके अंदर अलग अलग हिस्टोग्राम में बार बनाई जाएंगी ताकि इजीली हम डाटा को शो कर सकें। अब है चेक शीट। चेक शीट क्या है, एक तरह का पेपर टूल है, जिसको पेपर टूल है पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद इसमें डाटा कलेक्ट किया जाएगा और डाटा क्या है, टेलीबार के रूप में दिखाया जाएगा। टेलीबार जैसे हम बचपन में बनाते थे 1 2 3 5 काट के, वैसे ही बनाएंगे। और इसमें क्या है, जो डाटा है वो डॉक्यूमेंट पर बेस होता है, आपके पास प्रूफ्ड होता है कि कहाँ से कितना डाटा आपने कलेक्ट किया है। और जो ये डाटा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस के रूप में इन फ्यूचर। इस तरह का डायग्राम है। आई थिंक हमने 10th क्लास में ये ऐसा पढ़ा है। जो टेलीबार्स हैं वो इस तरह बनाई जाती है और काउंटिंग लिख लेते हैं। और जो ये हमने पढ़ा है कोस्टिंग, वो इस तरह की हमने 2-3 बुक्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। तो थैंक यू।